जैसा कि हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे बायो का, जीवों का वर्गीकरण, ठीक है। तो उसमें हम आर्की बैक्टीरिया पढ़ चुके हैं। आज हम यू बैक्टीरिया देखेंगे। यू बैक्टीरिया से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारी नीट में, तो आज हम देखेंगे यू बैक्टीरिया। तो अभी हम देखेंगे यू बैक्टीरिया। हमारा यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं, जैसे कि सच्चा बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया। अब ट्रू बैक्टीरिया मीन्स असलियत में यही बैक्टीरिया है। क्यों? क्योंकि अभी हम देखने वाले हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें, जिस संरचना की बात करें, अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो इसमें 3 परतें होती हैं। पहली परत होती है इसकी सेल एनवेलप, इसे कोशिका एनवेलप कहेंगे, ठीक है। कोशिका एनवेलप या लिफाफा, ठीक है। दूसरी है आपकी कोशिका भित्ति, और इसकी तीसरी परत होगी कोशिका झिल्ली, इज योर सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। तो आप अगर नॉर्मल सेल की बात करें तो जो नॉर्मल आपकी जो कोशिका होती है उस पे कौन सी सबसे पहले कौन सी परत होती है हमारी? कोशिका भित्ति, जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं। लेकिन जो हमारे यू बैक्टीरिया होते हैं उनके ऊपर एक जो आवरण होता है वो फालतू होता है। बाहरी जो आवरण, 3 आवरण होते हैं इनके ऊपर, 3 परतें, इन्हें आवरण भी कहेंगे, ठीक है। 3 आवरण होते हैं, लेकिन इसमें क्या फालतू है? सेल एनवेलप। तो इसकी क्या विशेषता है? अगर इसमें सेल एनवेलप फालतू है तो सेल एनवेलप में क्या होगा कि ये सबसे अलग होगा। इसका जो सेल एनवेलप है वो किसका बना होता है? इसको बोलते हैं, इस सेल एनवेलप को बोलते हैं ग्लाइको कैलेक्स। अब ये सबसे बाहरी आवरण है तो इसकी भी 2 कंडीशन होती है। किसी भी बैक्टीरिया में इसकी भी 2 कंडीशन होती है, या तो ये बहुत कठोर होगा, बहुत कठोर और मोटा होगा ये आवरण, या फिर ये ढीला होगा। अगर ढीला होता है तो इसको बोलते हैं हम स्लाइमी, ठीक है। इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। अगर ये आवरण ढीला होगा तो इसको हम बोलेंगे स्लाइमी, और अगर ये मोटा और कठोर होगा तो इसको हम बोलेंगे कैप्सूल। आप लोगों ने ये सुना भी होगा, किसी भी बैक्टीरिया की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग को बोलते हैं कैप्सूल। अब जिसकी बाहरी आवरण कैप्सूल होगा, कैप्सुलेटेड, मोटा, तभी तो वो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे WBC से फाइट नहीं कर पाते, और हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर, जिसे हम अपने सुरक्षा, जो हमारे सेल्स होते हैं, सुरक्षा कोशिकाएं जिन्हें बोलते हैं, डिफेंस कोशिकाएं, वो क्या करती हैं? वो हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई भी बैक्टीरिया आता है तो उसके साथ क्या करती है? लड़ाई करती हैं। और अगर लड़ाई में हमारी वाइट ब्लड सेल्स जीत जाते हैं तो वो जो बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी से, मतलब हमारी बॉडी में अपना नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ा पाता। लेकिन अगर वो हार जाती है तो वो हारती कब है? ऐसे कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया से। अगर बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड है तो उसकी जो आउटर कवरिंग होगी वो हमारे WBC उसको नहीं तोड़ पाएंगे, और वो आगे अपना नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा। तो अगर उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग कैप्सुलेटेड है तो वो रोग कारक बैक्टीरिया कहलाएगा। तभी मैंने आपको सबसे पहले बताया था ना, जिस दिन मैंने आपको आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ाया था,
तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे आर्की बैक्टीरिया है वो रोग कारक, वो तो ऐसी कंडीशंस में होते हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस में होते हैं, लेकिन जो हमारे यू बैक्टीरिया होते हैं ये रोग कारक होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, ये रोग कारक होते हैं। पैथोजेनिक होता है हमारा रोग कारक, तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होंगे, इनको बोलेंगे रोग कारक। अब इनके बारे में, अगर इसका कैप्सूल जो होगा, आउटर कवरिंग जो होगी कैप्सूल, इसका मोटा और कठोर होगा, रिजिड होगा, तो उसको हम बोलेंगे कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। और जो ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होगा वो किसका बना होगा? पॉलीपेप्टाइड। अब इसको पॉलीपेप्टाइड को इंग्लिश में भी पॉलीपेप्टाइड ही बोलेंगे, पेप्टाइड और पॉलीसैकेराइड्स, ये इन दोनों का मिलकर बनी होती है इसकी आउटर कवरिंग। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर इसकी कवरिंग जो इसका कैप्सूल है वो पॉलीपेप्टाइड और पॉलीसैकेराइड्स दोनों से मिलकर बनी होती है ऐसी कवरिंग, तो बैक्टीरिया कैसा होता है हमारा? रोग कारक होता है। ये क्वेश्चन आपका नीट में आ सकता है कि इसकी आउटर कवरिंग किसकी बनी होती है? वो पॉलीपेप्टाइड और पॉलीसैकेराइड्स की मिलके बनी होती है। और जो हमारा ढीला होता है स्लाइमी, उसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। इसीलिए इस तरीके का जो बैक्टीरिया है वो जल्दी इन्फेक्शन नहीं करेगा, लेकिन जो हमारा कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होगा वो बहुत ज्यादा इन्फेक्शन करेगा। अब अगर हम बात करें इसकी दूसरी लेयर की, अभी तो हमने कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, तो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे, वो किसके बने होते हैं? उनकी जो बाहरी एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है, उनके ऊपर बाहरी आवरण एक एक्स्ट्रा होता है जिसको हम बोलते हैं सेल एनवलप, और वो किसका बना होता है? उसको बोलते हैं हम ग्लूकोकैलिक्स। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, और वो किसका बना होता है? पॉलीपेप्टाइड और पॉलीसैकेराइड्स का बना होता है। अब अगर हम बात करें, इसके बाद हमारी जो सेकंड परत होती है उसको हम बोलते हैं कोशिका भित्ति और हमारी सेल वॉल। ठीक है, अगर बैक्टीरिया की सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल किसकी बनी होती है? इसकी बैक्टीरिया की सेल वॉल किस चीज की बनी होती है? वो बनी होती है सेल वॉल पॉलीपेप्टिडोग्लाइकोन, ये इसकी बनी होती है, पॉलीपेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है सेल वॉल। और जो अब अगर हम बात करें कि इस तरीके के जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब ग्राम पॉजिटिव क्या होता है? ग्राम पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब ग्राम पॉजिटिव क्या होता है? ग्राम स्टेन, एक तरीके की स्टेनिंग होती है, ग्राम स्टेन एक तरीके की स्टेनिंग होती है डाई। इस डाई के अंदर अगर उस बैक्टीरिया को डाला जाए तो जो ये पॉलीपेप्टिडोग्लाइकोन है उसको क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेगा, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, उस स्टेनिंग को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और उसका कलर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज होके उसका कलर पर्पल, ब्लू, रेडिश कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर उसका कलर चेंज होता है तो इस तरीके के बैक्टीरिया को बोलते हैं हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूं आपको, ग्राम पॉजिटिव क्या होता है मैं दोबारा से बताती हूँ। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो होते हैं अगर उनको ग्राम स्टेन के अंदर डाला जाए तो उनकी जो बाहरी आवरण होता है जो किसका बना होता है? पॉलीपेप्टिडोग्लाइकोन का बना होता है, वो उस स्टेन को अपने अंदर अवशोषित कर लेगा और अपना कलर चेंज कर लेगा। तो जब वो कलर चेंज हो जाता है किसकी वजह से? स्टेनिंग की वजह से, वो पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है ना, तो इसीलिए उसको बोलेंगे हम ग्राम
पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो इस तरीके के बैक्टीरिया को बोलते हैं हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। लेकिन जो हमारा फिर ग्राम नेगेटिव क्या होगा, इसी तरीके से हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी होता है। अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो होता है जिसको स्टेनिंग के अंदर डाला जाए और उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता और वो अपना कलर चेंज नहीं करता। लेकिन वो कलर चेंज क्यों नहीं करता, क्यों चेंज नहीं करता वो अपना कलर? क्योंकि देखो, अब हमारे पास हमने बताया इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई है, पॉलीपेप्टिडोग्लाइकोन की बनी हुई है। इसीलिए वो क्या कर रही है, ग्राम पॉजिटिव इफेक्ट दे रही है। अगर उसको हमने उसके अंदर डाला, स्टेनिंग के अंदर डाला, तो उसका कलर चेंज हो गया। लेकिन अगर क्या ग्राम नेगेटिव इफेक्ट कौन देगा, उसका जो बाहरी आवरण होगा, जो कोशिका भित्ति है, उसके एक परत तो होगी पेप्टिडोग्लाइकोन की, जो अंदर वाली इनर लेयर, आंतरिक परत, आंतरिक परत होगी इसकी किसकी, पॉलीपेप्टिडोग्लाइकोन की। लेकिन इसके बाहर एक और परत होगी जिसको बोलते हैं, दो परत होगी, इसको बोलेंगे LPS, लिपो पॉलीसैकेराइड। अब आपको लिपोपॉलीसैकेराइड भी सेम ही हिंदी में लिखना है, लिपोपॉलीसैकेराइड्स। अब लिपोपॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है कोशिका भित्ति, इसीलिए क्या होता है, वो ग्राम नेगेटिव होता है, वो स्टेन नहीं करता। ग्राम स्टेन पॉजिटिव टेस्ट इसीलिए नहीं देता क्योंकि जो इसके बाहरी आवरण है दो है, जिसका पॉलीपेप्टिडोसैकेराइड होगा तो वो क्या करेगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा। लेकिन जिसके बाहरी आवरण, सबसे बाहरी परत होगी लिपोपॉलीसैकेराइड की, तो वो जो हमारा बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, वो पॉजिटिव नहीं, वो नेगेटिव बैक्टीरिया होगा। ये बात आपको याद रखनी है। ये भी आपका नीट के नजरिए से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका जो बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है, वो कैसा टेस्ट देता है, मतलब उसमें क्या एक्स्ट्रा होता है। तो जो हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसके ऊपर दो परतें होती हैं, एक तो होती है पॉलीपेप्टिडोग्लाइकोन की और दूसरी होती है हमारी, सबसे बाहरी परत होती है उसकी, लिपोपॉलीसैकेराइड की। ये याद रखने वाली बात है, ये याद रखना है आपको, LPS। ठीक है, एक चीज आपको और बता दूं, लिपोपेप्टिडोग्लाइकोन ये किसका बना होता है, लिपोपेप्टिडोग्लाइकोन पॉलीपेप्टिडोग्लाइकोन किसका बना होगा आपका, पेप्टिडो मीन्स प्रोटीन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है, इसीलिए क्या कर रहा है, अवशोषित कर ले रहा है अपने अंदर। ग्राम पॉजिटिव जो भी ग्राम स्टेनिंग है उसको अपने अंदर अवशोषित क्यों कर रहा है, क्योंकि ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना है। प्रोटीन आपको पता है ना, प्रोटीन की जो हमारी सब यूनिट होती है वो होती है एमिनो एसिड्स, मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा प्रोटीन बनाते हैं। तो इसीलिए ये क्या कर रहा है, इसको अवशोषित कर लेता है। ये सब आपको समझ में आ ही गया होगा, मैं आपको फिर भी दोबारा बता देती हूँ। अभी तक हमने सेल एनवेलप के बारे में पढ़ा। जो सेल एनवेलप होता है वो क्या होता है, वो सबसे बाहरी आवरण होता है, कैप्सूल होता है। जो बैक्टीरिया जिसमें 3 परतें होती हैं, सेल एनवेलप होता है, वो कैसा होता है, वो पैथोजेनिक होता है, हमारा रोग कारक बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि वो कैप्सूल नहीं टूट सकता। उसको क्या बोलते हैं हम, ग्लाइकोकैलेक्स बोलते हैं। हमने ये पढ़ा। फिर हमने बताया कोशिका भित्ति के बारे में। जो कोशिका भित्ति है हमारी वो किसकी बनी होती है, पॉलीपेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है। ये बात आपको याद रखनी है, जो कोशिका भित्ति हमारी पॉलीपेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होगी वो ग्राम पॉजिटिव इफेक्ट देगी, और जो कोशिका भित्ति हमारी जिसकी 2 परतें होंगी, ये हमारी इसके बाहर ये यूनिलेयर होती है, एक लेयर होती है। यूनिलेयर मीन्स एक परत होती है इसके ऊपर। लेकिन जो हमारी
ये होती है इसके ऊपर 2 परतें होती हैं। इसकी कोशिका भित्ति में 2 परतें होती हैं। पहली परत होती है इसकी एलपीएस की, लिपोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है, और जो इसकी आंतरिक वाली परत होती है वो किसकी होती है, इनर लेयर, वो पॉलीपेप्टिडोग्लाइकोन की होती है। ये आपको यहीं पे याद हो जाना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको दोबारा रिवाइज करा कि ये 2-3 चीजें, 2-3 नाम आपको यहीं पर याद हो जाए। अब हम बात करेंगे, इसकी 3 परतें मैंने बताई थी। फर्स्ट इज आपका सेल एनवलप, दूसरा आपका कोशिका भित्ति, तीसरा आपका होता है सेल मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं हम हिंदी में कोशिका झिल्ली। आंतरिक परत, सबसे अंदर वाली परत, ये किसके बीच में होती है, ये आपके सबसे पहले होता है आपका सेल एनवलप, फिर आपका कोशिका भित्ति, फिर आपका होता है तीसरा कोशिका झिल्ली। ये किसकी मिलकर बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन। इसको बोलेंगे वसा और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है ये, ठीक है। ये सबसे आंतरिक मेम्ब्रेन होती है। अभी ये तीसरी बात हमारी, इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता आपको ये लिखनी है, कॉपी में लिख लो, जो आपको याद रहे। ये वाली परत ही किसका निर्माण करती है, हमारी पहली परत का निर्माण कौन करती है, जो हमारी पहली परत कौन सी है हमारी, का निर्माण करती है, हमारे कैप्सूल का, जिसे हम बोलते हैं, जो हमारा कैप्सूल का निर्माण करती है, कौन सी परत, ये कोशिका झिल्ली किसका निर्माण करती है, हमारे ग्लाइकोकैलेक्स का। ये याद रखना आपको, पहली परत का निर्माण करती है कैप्सूल का। तो ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि कैप्सूल का निर्माण कौन करता है बैक्टीरिया में, तो ये आपको याद रखना है, हमारा कोशिका झिल्ली किसका निर्माण करती है, कैप्सूल का निर्माण करती है। किसका, या फिर आपका आ जाएगा कि बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलेक्स का निर्माण कौन करता है, तो वो कौन करता है, हमारा कोशिका झिल्ली, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और एक चीज और आपको इंपॉर्टेंट बताऊं, जो हमारा कोशिका भित्ति, ये बातें आपको कहीं नहीं मिलेंगी, ये बातें आपको याद रखनी है। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, इनके बीच में एक खाली स्थान होता है, ठीक है। जो हमारी कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली है, उनके बीच में एक खाली स्थान होगा, जिसे बोलेंगे, ये हमारी कोशिका भित्ति है और कोशिका झिल्ली, इनके बीच में ये जो खाली स्थान है, इस खाली स्थान को बोलेंगे हम पेरिप्लाज्मिक स्पेस। इंग्लिश में और हिंदी में भी इसको बोलेंगे पेरिप्लाज्मिक स्थान, ठीक है। इस स्थान को बोलेंगे हम पेरिप्लाज्मिक स्थान, ये याद रखना है। ये आप कॉपी में नोट डाउन कर लो, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब ये जो पेरिप्लाज्मिक स्थान है, इसके अंदर क्या होगा, अब जो हमारे दो आवरण हैं, एक हो गया आपका कोशिका भित्ति और अंदर वाला हो गया आपका कोशिका झिल्ली। जो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बीच में जो स्थान है, उसको हम बोलेंगे पेरिप्लाज्मिक स्थान। अब इस पेरिप्लाज्मिक स्थान में अब खाली तो होगा नहीं है, इस पेरिप्लाज्मिक स्थान के अंदर क्या होगा, इस पेरिप्लाज्मिक स्थान के अंदर होंगे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, पाचक एंजाइम्स होंगे, ठीक है। मैं इंग्लिश में ही लिख रही हूँ, आप हिंदी में लिख लो, पाचक एंजाइम्स। इसके अंदर होंगे हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब ठीक है, इसको हम क्या, इसके अंदर क्या होंगे, हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे। अब एक बात आपसे मैं पूछूं, अगर हमारे
हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, क्योंकि हमारे जितने भी बैक्टीरिया होते हैं मैं ये आपको बता चुकी हूँ ये प्रोकैरियोटिक हैं। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें, जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोटिक जितने भी हमारे सेल्स होते हैं, उनके अंदर अगर हम बात करें कि डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ पर होगा, ठीक है, जितने भी हमारे यूकैरियोट्स आपको पता है ना, प्रोकैरियोटिक हमारे ये जो हमारे एक यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, और प्रिमिटिव सेल्स होते हैं, सबसे प्राथमिक सेल्स होते हैं। लेकिन जो हमारे यूकैरियोट्स की जो सेल्स हैं उनके अंदर अगर डाइजेस्टिव एंजाइम्स की बात करें तो किसके अंदर होता है, कोशिका का कौन सा वो अंग है, कौन सा कोशिकांग है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होगा, आप लोगों को पता है? अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, वो होता है हमारा लाइजोसोम, कोशिका का जिसको बोलते हैं बैग, सोसाइट बैग भी बोलते हैं। लाइजोसोम के अंदर हमारे सारे जितने भी हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो लाइजोसोम के अंदर होते हैं। लेकिन हमारे जो ये वाले जो हमारे प्रोकैरियोटिक है, इनके अंदर तो हमारे सारे कोशिकांग होते ही नहीं है, तो इनके अंदर जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे वो किसके अंदर होंगे, हमारे पेरिप्लाज्मिक स्पेस के अंदर होंगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन भी आता है आपका कि जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स है, जो हमारे बैक्टीरिया हैं, उनमें पहले तो पेरिप्लाज्मिक स्थान कौन सा होता है, और जो हमारा पेरिप्लाज्मिक स्थान है उसके अंदर क्या भरा हुआ होता है, वो होते हैं हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो हमारे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कहां पर होते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है, ये बातें आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। अब हम बात करते हैं अपने यू बैक्टीरिया के। अभी तक हमने स्ट्रक्चर के बारे में बात करी, तो हमने अभी तक उनकी आउटर कवरिंग देखी। अब इनर स्ट्रक्चर में आपको आगे आगे साथ में पढ़ाते पढ़ाते बात करूंगी। अगर हम यू बैक्टीरिया को देखें तो ये कैसे होते हैं, हमारे सच्चे बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि ये सच्चे बैक्टीरिया, देखो सच्चे बैक्टीरिया वही जो रोग फैलाए, ठीक है, और बैक्टीरिया आएंगे रोग नहीं फैलाएंगे, तो क्या फायदा बैक्टीरिया का ऐसा जो रोग ही नहीं फैलाएगा। बैक्टीरिया वही जो रोग फैलाए, तो सच्चा बैक्टीरिया इज योर यू बैक्टीरिया, याद रखना है, ये बात आपको याद रखनी है। ये आती है कि कौन सा बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है, तो हमारा यू बैक्टीरिया क्या होता है, हमारा ट्रू बैक्टीरिया। इसमें कठोर कोशिका की दीवार होती है, ये मैंने आपको कठोर कोशिका की दीवार बताई दी कि जो कठोर कोशिका की दीवार होती है उसको बोलते हैं हमारा कैप्सूल। ठीक है, ये गतिशील होते हैं, इसमें फ्लैजिला होते हैं और ये गतिशील होते हैं। ठीक है, फ्लैजिलम होते हैं और ये गतिशील होते हैं। हमारे ये वाले बैक्टीरिया एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रोग फैलाते हैं। अब अगर हम बात करें हमारे साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया हमारे वो बैक्टीरिया होते हैं, अभी मैंने आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बारे में बताया, तो हमारे जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये ग्राम नेगेटिव होते हैं। ये कैसे होते हैं, हमारे ग्राम नेगेटिव होते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं और ये प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं। ये सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन खुद बनाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश स्वपोषी बैक्टीरिया होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मीन्स एक कोशिकीय होते हैं और इनकी बात बताऊं तो ये स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं, रोगकारक होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमारा आता है एनाबीना, नॉस्टॉक। नॉस्टॉक का आप ये देख ही रहे हैं फिगर, नॉस्टॉक, और इसको हम नील हरित शैवाल भी, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको हम नील हरित शैवाल भी बोलते हैं। ठीक है,
और अब अगर हम बात करें ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं तो इनके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को हिंदी में क्लोरोफिल ही लिखेंगे, ठीक है, इसीलिए मैंने इंग्लिश में लिख दिया। क्लोरोफिल ए पाया जाता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो हमारे होते हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम भी करते हैं, ठीक है। अब जैसे हम बात करें हमारा जो ये नॉस्टॉक है ये प्रकाश संश्लेषी होता है, ये हमारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण का भी काम करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम भी करता है। ये जलीय होते हैं और न्यूनतम नमी की स्थिति में बढ़ सकते हैं, ये अपना नंबर ऑफ सेल बढ़ा सकते हैं। और इसके अंदर जो हेट्रोसिस्ट, इसके ऊपर एक बाहरी लेयर होती है उसको बोलते हैं हम हेट्रोसिस्ट। अब इस हेट्रोसिस्ट की क्या विशेषता है ये मैं आपको बताती हूँ। ये जो हेट्रोसिस्ट होता है इसी के अंदर क्लोरोफिल ए पाया जाता है, इसकी वजह से ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इसके अंदर जो हेट्रोसिस्ट होता है वो क्या होता है, इसका बाहरी, सबसे बाहरी आवरण होता है, ठीक है। अब हम इसके सेल की संरचना की बात करें तो इसके अंदर गैस वैक्यूल्स होती है और थैलेकॉइड, ये याद रखने वाली बात है इसमें। इसकी 3 परत होती है, परतें तो मैंने आपको बता दी है। सेल मेम्ब्रेन होती है, सबसे पहले होती है सेल एनवलप, फिर सेल वॉल, और ये सब होती हैं। परतों के बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि मैंने सबसे पहले वही बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। और इसके बाद इसमें आपको थैलेकॉइड को याद रखना है। थैलेकॉइड के अंदर आपका क्लोरोफिल ए होता है, ये आपको याद रखना है। ये इसका स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या होता है, हमारा साइटोप्लाज्म होता है, नॉर्मल जो आपका सेल के अंदर होता है, पॉलीसेकेराइड सेल वॉल होती है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। और इसमें जो याद रखने वाली बात है, इसके अंदर क्लोरोफिल एक इसके अंदर पाया जाता है, हमारा थैलेकॉइड के अंदर पाया जाता है। अब अगर हम इसमें प्रजनन और पोषण अगर दोनों को अलग अलग से देखें तो जो हमारा पोषण है साइनोबैक्टीरिया में, वो मैंने आपको बता दिया था, वो कैसे होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। और कुछ हमारे कीमो जो हमारे रासायनिक स्वपोषी भी होते हैं, उनको वो होते हैं हमारे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, वो होते हैं हमारे प्रकाश, वो होते हैं हमारे रासायनिक स्वपोषी, ठीक है। और अगर हम बात करें प्रजनन की तो इसमें दोनों तरीके से होता है, ठीक है। जैसे जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो कैसे है, वो हमारा अलैंगिक प्रजनन भी करते हैं और दोनों तरीके का प्रजनन करते हैं, लैंगिक प्रजनन भी करते हैं। प्रजनन के प्रकार सबसे पहले इसमें कैसा होता है, बाइनरी विखंडन होता है। जो हमारा इसके अंदर लैंगिक प्रजनन होगा वो कैसे होगा कि उसका एक विखंड होके, मतलब अगर उसका विखंडन होगा वो दूसरे सेल से जाके मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसमें बाइनरी फिजन की बात करें, बाइनरी विखंडन की बात करें तो इसके सेल फ्रेगमेंट्स आपस में टूट के नए सेल का निर्माण करते हैं। आपको बाइनरी फिजन पता ही है कि अगर एक सेल पार्ट टूट जाएगा तो वो क्या करेगा, और सेल्स का निर्माण करेगा, 1 से 2 और 2 से 4, इस तरीके से, ठीक है। इसमें बस इतना ही है, बाकी मैं आपको जो इम्पोर्टेंट था वो सबसे पहले ही बता चुकी हूँ। साइनोबैक्टीरिया के कुछ उपयोग होते हैं वो मैंने आपको बता दिए कि नाइट्रोजन में, ये जो मैं आपको स्लाइड्स इसलिए दिखा रही हूँ कि आपके नोट्स हैं, आप इसको बाद में नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को लगेगा कि कुछ रह गया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या फिर आप हमारी जो व्हाट्सएप है उस पर भी कमेंट, व्हाट्सएप ग्रुप है, या फिर व्हाट्सएप पर कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि मैम ये छूट गया है, आपको ये भी पढ़ाना है, मतलब ये हमें समझ में नहीं आया, या फिर ये रहता है जो मुझे इम्पोर्टेंट, मैं आपको सारा पढ़ा चुकी हूँ डीपली। चलो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।